गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए जितने लोग प्रीलिम्स को देना चाह रहे हैं, अब ये आपके ऊपर है कि 158 पोस्ट के बाद आप में कितनी हिम्मत बचती है। देखो, मैं यहाँ पे आके बोल दूँ कि नहीं अभी भी पॉसिबल है, बिल्कुल निकाल सकते हो। 3000 पोस्ट, मतलब अभी मेंस में बैठने के लिए या प्रीलिम्स की जो सिलेक्शन लिस्ट आएगी प्रीलिम्स के लिए, कि प्रीलिम्स में किसका किसका हो गया, उसके लिए लगभग 3000, या एक ही मार्क्स में डबल अगर बच्चे या फिर एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो लगभग 3500 तक हम मान सकते हैं कि बच्चे लिए जाएंगे। और मैं अगर यहाँ पे आके आपसे ये बोलूँ कि ठीक है आपको 3000 में आना है, 3500 में आना है, कंपटीशन अभी इतना मत देखो, फॉर्म कम भरे जाएंगे, ये सारी चीज़ें बताने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिनमें हिम्मत बची है, पहली बात तो ये मैं बोलूँगी कि बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचो। दो ऑप्शंस हैं अगर आपके पास, लाइक महिला सुपरवाइजर बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, एस्पिरेंट, फीमेल एस्पिरेंट, और साथ में ये। तो अगर जॉब सिक्योरिटी आपकी प्रायोरिटी है तो फिर जॉब सिक्योरिटी की तरफ ही बढ़ो। अगर आपके घर वालों ने बोल रखा है कि नहीं ये लास्ट मौका है, कुछ निकाल लो, तो फिर बिल्कुल आप जॉब सिक्योरिटी की तरफ जाओ। और अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपकी फिनेंशियल कंडीशन ये आपको अलाउ कर रही है कि नहीं एमपीपीएससी की तरफ ही बढ़ो, भले 2 साल 3 साल लगे, तो बिल्कुल आप फिर हिम्मत मत हारो। 45 दिन में क्या आप किया जा सकता है, मैं ये नहीं बताऊंगी कि आप एग्जाम में बैठो या ना बैठो, ये मैं कोई आपको बताने वाली मैं क्या कोई नहीं होती, ये आपकी फैमिली डिसाइड कर सकती है या आप डिसाइड करते हो। लेकिन अगर बैठना है एग्जाम में तो इन आने वाले 45 दिनों में आखिर क्या ऐसी स्ट्रेटजी लाई जाए, क्या रणनीतिक तरीके से हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, इस पर हम बात करेंगे, या फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एमपीपीएससी को छोड़ ही नहीं सकते, उनका सपना है। ऐसा होता है ना, ऐसा हुआ था मेरे साथ खुद, अभी जब नोटिफिकेशन आया 1 जनवरी को, सॉरी 31 दिसंबर को रात में, और जब 1 जनवरी को नींद खुली ना, तो ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी का एक हिस्सा निकल गया है। मतलब ऐसा कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था 158 पोस्ट देख के, क्योंकि इस बार ही सबने ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद कर ली थी कि इस बार 400-500 वैकेंसीज आएंगी ही, और जब 158, मात्र 158 वैकेंसीज देखने को मिली, तो ऐसा लगा जब 1 जनवरी को नींद खुली कि कुछ ज़िंदगी का कुछ अहम हिस्सा खो गया है। तो मतलब ये सबके साथ हुआ है, सबके अंदर वो निगेटिविटी है, सबके साथ वही हुआ है। सब सोच रहे थे कि अच्छे से पढ़ेंगे, डबल जोश के साथ पढ़ेंगे, वे नंबर ऑफ वैकेंसीज मिल जाएगी, तो मतलब बहुत सारे लोग तो एकदम क्या क्या सपने देख लिए थे, पर अचानक से वैकेंसीज आई और सपने टूटे। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको निकालना ही है, उनके पास कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं, उनके पास यही है कि प्रीलिम्स निकालना ही निकालना है। तो वो आखिर ऐसा क्या करें। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि हम भेड़ चाल में चलें कि बस यूनिट 1 से यूनिट 10 तक लगातार पढ़ते जाएं। अपने पूरे टाइम को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यू हैव टू डिसाइड पूरे 24 घंटे में कितने घंटे, या अपना जो पढ़ाई का टोटल समय है उस समय का के रेशियो को आप कैसे डिवाइड करते हो। इस पूरे 24 घंटे के पढ़ाई को आप जितना दे रहे हो, लाइक आप 10 घंटे अगर दे रहे हो, तो इस 10 घंटे में से कितना टाइम आप किस पोर्शन को दे रहे हो, ये बहुत डिसाइड हो, मतलब बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग रोल प्ले करता है। कुत्ते यहाँ पे आवाज़ आ रही होगी उनके भौंकने की, क्योंकि मैं रात के लगभग 11:30 बजे वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ऐसे दिन में टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप क्या है प्रेजेंट टाइम में। मैंने कुछ उखाड़ा नहीं है, सिंपल सी छोटी सी पोस्ट है, रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर इन उत्तर प्रदेश प्रयागराज, वही हूँ मैं। फिलहाल रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे काम कर रही हूँ, लेखपाल बोला जाता है उसको। और फिलहाल एमपीपीएससी के 4 प्रीलिम्स निकाले हैं बैक टू बैक, और उसी एक्सपीरियंस के आधार पर आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। बाकी आई एम ए बिग जीरो, तो प्लीज़ बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर करिए। अब आखिर कैसे स्टार्ट करें इन 45 दिनों की यात्रा को। पूरे टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे ज़्यादा पोर्शन हमको उस पोर्शन के लिए देना है, सबसे ज़्यादा समय हमको उस पोर्शन के लिए देना है जहाँ से लगभग 50% हमारा पेपर आता है या सिलेबस आता है, या 50% क्वेश्चन आ रहे हैं। वो पोर्शन कौन सा है, सबसे पहले मैं बता दूँ एक तरीका कि इस 45 दिनों में इस तरीके से आपको जीना है। सॉरी, हेल्थ का सभी लोग ध्यान रखें। इन 45 दिनों को आपको इस तरीके से जीना है, जैसे कल है 3 जनवरी, 3rd of January, तो आज के आज ही आपको एक डायरी मेंटेन करनी होगी, टू डू लिस्ट बनाओ। इन सभी का, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है, और मैं बोलूँगी यहाँ पे बार बार बताऊँगी, और मैं अपने मेंटरशिप में हर चीज़ इन चीज़ों को बताती हूँ कि इन चीज़ों को फॉलो करिए। तो आपकी एक डायरी मेंटेन होनी चाहिए कि कल हमको कितने घंटे कितने टाइम क्या पढ़ना है, ये पूरी आपकी डायरी मेंटेन होनी चाहिए रात में ही। और कल उठो तो ये सोचने में दिमाग ना लगाओ कि अब क्या पढ़ा जाए, कैसे शुरुआत की जाए। ऑर्गेनाइज्ड रहो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखो, अनुशासन में रखो, ऑर्गेनाइज्ड रहो। और अगर आपको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हो, अनुशासन में नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमारा मेंटरशिप, एग्जाम प्री का मेंटरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
ये जो आपको प्लान बता रही हूँ, पूरे टारगेट्स आज से ही स्टार्ट कर दिए गए हैं, यानी कि 3 जनवरी से ही आपको ये सारे टारगेट्स मैं अब वापस से इस तरीके से दूंगी कि स्मार्टली खेलना है। रिस्क तो लेना है कि देंगे निकलेगा कि नहीं, पर कुछ ऐसी चीज़ें आपको करनी है जहाँ से मार्क्स अपने आप इम्प्रूव होंगे। हमको 80 प्लस या 82 का समथिंग यूआर वाले जो हैं बच्चे, उनको तो हम किसी भी हाल में 82 से नीचे का सोचना ही नहीं है। बट ऐसे कौन कौन से काम किए जाएँ, ऐसे कौन कौन सी चीज़ों को अपनाया जाए अपने 45 दिनों में आने वाली लाइफ में, कि आप अच्छे से चीज़ों को कवर कर सकें और स्मार्टली खेलें। आप जब मेरे टारगेट देखोगे, अभी स्क्रीन में शायद दिख रहा होगा या फिर आगे दिखेगा जब मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो इतने अच्छे से उसको डिज़ाइन किया गया है कि अपने आप आपको उस टारगेट को कम से कम पढ़ के ही आपको समझ आएगा कि अच्छा, एक एक दिन में हमारा जो टारगेट है, एक एक दिन में कम से कम 5-5 6-6 नंबर की लड़ाई, 5-5 6-6 क्वेश्चन की लड़ाई लड़ेगा। एक दिन का टारगेट कंप्लीट करो, वहाँ से मैंने बताया है कि इन टॉपिक्स को कंप्लीट करके आप इतने क्वेश्चन पे एज पालोगे, ठीक है। और साथ में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ाऊँगी भी। तो आप हमारा प्री मेंटोरशिप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विद प्राची पर है एप्लीकेशन के थ्रू। अब देखो, लगभग आप अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो तो इसका समझ लो 40%, यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि 4 घंटे, 3.5 से 4, मिनिमम 3.5 मैक्सिमम 4 घंटे आपको एमपी जीके को देना है। एमपी जीके को आपको दीजिए। अब ये आप डिसाइड करोगे कि एमपी जीके में भी क्या, जैसे अभी मेंटरशिप में तो यूनिट 2 स्टार्ट है, बट आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि एमपी जीके में यूनिट 2 पढ़ना है पहले, कि यूनिट 4 इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, कि यूनिट 5 का पॉलिटी से स्टार्ट करना है, कि यूनिट 6 की इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करना है, कि यूनिट 10 की ट्राइबल जो पर्सनालिटीज़ है या फिर ट्राइब्स से वहाँ से स्टार्ट करना है। अब अगर मैं इसको भी खोल के रखूं, चूंकि 45 क्वेश्चन सिर्फ एमपी जीके से आ रहे हैं, तो आप जब डेली 3-3 घंटे, 3.5-3 घंटे एमपी जीके को देना शुरू करोगे, तो यकीन मानो कि आपका 10 दिन में बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। हम गलती क्या करते हैं, यूनिट 1 एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को डीप में पढ़ना शुरू कर देते हैं, 3-3 घंटे देना शुरू कर देते हैं जब तक उसका वो कंप्लीट नहीं हो जाता। लेकिन वहाँ से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आए, 5 तो वैसे कंसेप्ट एंड आइडिया से आने। यूनिट 6 को हम टाइम देना शुरू कर देते हैं, यूनिट 9 को टाइम एक्स्ट्रा देना शुरू कर देते हैं जो नेसेसरी नहीं है। तो आप एमपी जीके को डेली ऐसा आप टारगेट बनाओ कि लगभग 10 दिन में एक यूनिट बहुत अच्छे से कंप्लीट होकर रिवीजन हो जाए, फिर अगले 10 दिन में दूसरी यूनिट कंप्लीट होकर, मतलब एक पोर्शन आपका डेली कंपलसरी है। डेली 45 दिन, डेली 3 से 3.5 घंटे एमपी जीके को देना ही देना है। अब अगर एमपी जीके को भी अगर मैं खोल के रखूँ कि किस यूनिट को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, तो सबसे पहले ज्योग्राफी सबसे आसान है, पहले ही मैंने मेंटरशिप में करवा दिया है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी कंप्लीट करो, फिर यूनिट 10 कंप्लीट करो, यूनिट 2 कंप्लीट करो, फिर उसके बाद अपन आराम से पॉलिटी करो, इकोनॉमिक्स करो। इस तरीके से आप यूनिट 5 पूरे एमपी ज्योग्राफी के जो 45 क्वेश्चन उनके सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में एक ऐसा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको डेली कंप्लीट करते करो। जैसे अभी बगल में आपको दिख रहा होगा, पहले आप पॉज करके वीडियो को आप थोड़ा सा ये टारगेट पढ़े, जो साइड में आई थिंक दिख रहा होगा। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, यहाँ पे मैंने शायद मैं जूम करके लगाऊंगी एडिट करते टाइम, तो आप देखोगे कि एक पोर्शन एमपीजीके का आपका हो रहा है, दूसरा पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि मान लो सेंसस 2011 से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन 3 से 4 क्वेश्चन को क्यों ना एक ही दिन में पढ़ के 2 घंटे 2.5 घंटे में खत्म कर लो और उसको बाद में रिवाइज कर लो, क्योंकि यहाँ से फिक्स है आना। और सोचो, जब आप 10 दिन में 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लोगे और वहाँ से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन फिक्स है आना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ होगा, आप किस स्तर के हो जाओगे। नॉट ओनली फॉर कॉन्फिडेंस, आपका लेवल ही अलग हो जाएगा, आपके मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे। आप खुद यहाँ से, अगर आपका यहाँ पे हो कट ऑफ यहाँ पे है और आप यहाँ पे हो, तो ऑलरेडी आप ऊपर तक आ जाओगे। तो एक साइड आपके जहाँ से 45 क्वेश्चन आते हैं एमपीजी के, लगभग 3.5 से 4 घंटे डेली दीजिए। एक साइड आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटी सेट करते हुए आप उसको दीजिए 2 से 2.5 घंटे। आप समझो, सुबह से आपने 3-3.5 घंटे का टाइमर लगाया, एमपीजीके को कंप्लीट किया, मतलब कोई भी यूनिट को आपने कंप्लीट किया 3 से 3.5 घंटे में, एक दिन का बता रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया और 2 से 2.5 घंटे का टाइमर लगाया और आपने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से फिक्स है 2 से 3 क्वेश्चन आना, आपने कंप्लीट किया। अब आपने एक दिन में अपना जो बहुमूल्य समय है, अपनी जो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी पीक लेवल पे होती है सुबह से लगभग 11 से 12 बजे तक, उतने टाइम पे ही आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। अब आप शाम को या फिर रात में जितना आपके पास टाइम बचे, तब आप यूनिट 6 को दे दीजिए, यूनिट 7 को दे दीजिए। करेंट अफेयर्स बहुत चलते फिरते इंसान पढ़ लेता है और ख़त्म कर देता है। यूनिट 9 को दे दीजिए।
तो आप एकदम रिलैक्स मोड में भी रहेंगे। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस भी दो तरीके से होती हैं। अगर आपने पढ़ लिया बट उसको एनालिसिस नहीं किया टेस्ट लगा के कि कितना हमको आया, प्रैक्टिकली हमारे पास कितना नॉलेज है, जब वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आएगा तो हम कितना उसको सही कर पाएंगे, अगर ये आपने नहीं किया तो पढ़ने के बाद कितना भी पढ़ लो आप गलती कर रहे हैं। तो जब आप पढ़ो, आप ये कोशिश करो कि कम से कम हफ्ते में 2 FLT लगाओ, फुल एंड टेस्ट लगाओ। और जो मैं बोल रही हूँ, आज आप FLT लगा के, मतलब 3 जनवरी को ये अपलोड होगी, है ना, 2 जनवरी को वीडियो बन रही है रात में, तो 3 जनवरी को अपलोड होगी। 3 जनवरी को ये लिख लो जो मैं बोल रही हूँ। 3 जनवरी को आप एक FLT फुल एंड टेस्ट लगाइए और उसमें स्कोर लिख लीजिए। और जैसा मैं बता रही हूँ, सिर्फ आप एक हफ्ते 7 दिन करिए, उसके बाद आप अपने स्कोर मुझे बताइएगा। डेफिनेटली इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा सिर्फ 7 दिनों के अंदर। लेकिन वही है कि कुछ लोग फॉलो करते हैं और वो सच में सिलेक्शन लेते हैं, और कुछ लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि आप अपने पूरे दिन को डिवाइड करना सीखिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ना सीखिए, टेस्ट जरूर लगाएं। अब FLT कैसे लगाएं? अभी हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में मतलब 2 लगाओ या 3 टेस्ट लगाओ, और उसके बाद एनालिसिस करो कि जो मेरा पढ़ा हुआ है उसमें से भी क्या गलत हो रहे हैं, तो वो किस वजह से गलत हो रहा है। रिवीजन की कमी से हो रहा है या फिर जल्दबाजी की वजह से हो रहा है। अगर रिवीजन की कमी से हो रहा है तो रिवीजन करो उन्हीं टॉपिक्स का तुरंत। अगर जल्दबाजी में हो रहा है तो थोड़ा सा आराम से हर एक क्वेश्चन को टाइम देके बार बार ऑप्शन पढ़ के फिर आंसर लगाने की कोशिश करो। तो टेस्ट में अपने आप को, हम टेस्ट में ना कच्चे चावल से पक्के चावल बनते हैं। हम पक्के चावल तब तक नहीं बनते हैं, मतलब एक्सपीरियंस बच्चे, जब तक हम टेस्ट नहीं लगाते हैं। तो हमको कन्वर्ट होने के लिए एक प्रोसेस होती है, वो है टेस्ट का प्रोसेस। कि हम कच्चे चावल हैं, बहुत पढ़ लिए, अब हम अधपक्के चावल हो गए, अब हम टेस्ट लगा के बार बार गलतियों से सीखेंगे, तब हम पक्के चावल यानी फुल एक्सपीरियंस स्टूडेंट या फिर एस्पिरेंट कहलाएंगे। और जितनी गलतियां करनी हो टेस्ट में ही कर लो। बाद में गलतियां करने से मतलब ये होगा कि हम एग्जाम से बाहर, तो बाद में गलतियां करने से अच्छा है अभी टेस्ट के थ्रू जल्दी जल्दी गलतियां करो, लगाओ। और टेस्ट से डरो मत, कितने भी मार्क्स आए। एक टेस्ट में मान लो आपके 65 क्वेश्चन सही है, ये 60 क्वेश्चन सही है, तो आप कोशिश करो कि 5 दिन बाद जब नेक्स्ट टेस्ट लगाओगे फुल लेंथ टेस्ट का, तो सिर्फ 5 क्वेश्चन का इजाफा करो। सिर्फ 5 5 5 बढ़ते बढ़ते आपका आराम से जितना कट ऑफ के लिए चाहिए उतना आपका हो जाएगा। अब टेस्ट कैसे लगाएं? टेस्ट ऐसे इंस्टीट्यूट की लेना जो आयोग के पैटर्न पे बना रहे हैं। आयोग हमेशा 60 से 65 क्वेश्चन हमारे रडार से आती है। किसी भी बेसिक बुक में जो फैक्ट मिलते हैं, किसी भी बेसिक कोई भी पब्लिकेशन उठा के देख लो, उनमें जो बेसिक फैक्ट्स जो दिए जाते हैं, कवर किए जाते हैं, वहीं से 60 से 65 क्वेश्चन आयोग भी बना रहा है। हो सकता है इस बार अगर टफ आए तो 50, लेकिन 50 तो रडार के होंगे, 55 तो रडार के होंगे। तो सबसे पहले तो उन टेस्ट में कम से कम रडार के क्वेश्चन आपके 60 से 65 या 55 के रेंज में होने चाहिए। फिर उसके बाद मॉडरेट लेवल के होने चाहिए, और लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हुए होने चाहिए जो आपको हवा भी ना लगे, जो आप सॉल्व ही ना कर पाए। इस तरीके के टेस्ट को ढूंढिए। और अगर नहीं ढूंढना है, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मैं खुद बना रही हूँ, बहुत मेहनत लगती है एक टेस्ट को बनाने में लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं। तो आप मेरे टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो स्टडी विथ प्राची परिहार एप्लीकेशन में। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी कि आप मेरा प्री मेंटोरशिप लो, कि आप मेरा टेस्ट सीरीज लो। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि अगर आप में अभी भी हिम्मत है 158 पोस्ट को देखने के बाद, चूंकि 3000 लोग सिलेक्ट किए जाएंगे, तो जब हम ये सोचते हैं कि हाँ 3000 बच्चों में आना थोड़ा आसान है, साइकोलॉजी का गेम होता है, वही 158। देखो हमको अभी क्या है, हमारा मेन फोकस है प्रीलिम्स निकालना। अगर प्रीलिम्स निकालना है मतलब हमको 3000 से 3500 बच्चों के बीच में आना है, तो थोड़ा सा हमको लग रहा है सुन के आसान है। लेकिन ये हमेशा याद रखो, स्पेशली UR और EWS वाले बच्चे, कि आपको 80+ एनी हाउ लाना है। 82 तक जा सकता है कट ऑफ, 83 तक जा सकता है कट ऑफ पे बात नहीं करूंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस होने की बात है। और जो ये मैं बोल रही हूँ ना कि आप 3.5 से 4 घंटे डेली MPGK को इतना अच्छे से पढ़ डालिए, इतना अच्छे से पढ़ डालिए। एक मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। महिला सुपरवाइजर का मैंने मेंटरशिप चलाया है, उसमें मैंने एक पोषण एवं आहार को मैंने इतनी बार रिवीजन करवाया है टारगेट दे दे के, कि बच्चों की कंडीशन, जो फीमेल एस्पिरेंट है उनकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि 55 में वो 53, 54, 52 तक कर रही हैं। चाहे वो PYQs लगाएं, वो किसी भी एप्लीकेशन से टेस्ट लगाएं, उनके इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा होता है असर, रिवीजन से बहुत ज़्यादा असर होता है। तो आपको MPGK को ऐसे घोट के पी जाना है डेली 3-3 घंटे, 3.5 घंटे देके, कि आपका 45 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 40 से 42 क्वेश्चन से कम तो हो ही नहीं। और ये तभी पॉसिबल है जब आप डेली 3 से 3.5 घंटे डेली MPGK को दो, टाइमर लगा लगा के दो। फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको एकदम अच्छे से पकड़ बना लो। समझ लो आपने इतना कर लिया तो 70 क्वेश्चन तो यहीं से फिक्स हो जाएंगे। फिर आपके जो अदर टॉपिक्स हैं उनको आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप
कि आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प लगी हो, कुछ तो हेल्प हुई होगी। यहाँ पे मोटिवेट करने का कोई वो नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। और मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड तो है ही नहीं। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि इन 45 दिनों में क्या एग्ज़ाम निकाला जा सकता है, मैं बोलूँगी कि बिल्कुल निकाला जा सकता है, क्योंकि सीरियसली मुझे कभी इम्पॉसिबल जैसी चीज़ें लगी ही नहीं है। निकले ना निकले वो बात की बात है, बट मैं एग्ज़ाम देने के पहले ही सोच लूँ कि नहीं निकलेगा, तो ये मेरे डिक्शनरी में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास हिम्मत है इतनी मेहनत करने की, इतने डेडिकेशन के साथ लगने की, तो आप हमारे प्री मेंटोरशिप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज से लगभग कल से, तो मतलब आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 2 जनवरी को, तो यूनिट 10 स्टार्ट हो चुका है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ाऊंगी, जैसे कंसेप्ट एंड आइडियाज हो चुका है, यूनिट 10 पूरा पढ़ाऊंगी, और साथ में अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे सेंसस, रिवर, खनिज, है ना, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं, वो सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी। तो आप कमेंट बॉक्स में एप्लीकेशन की लिंक दी हुई होगी, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और टाइम वेस्ट ना करते हुए पढ़ाई में लग जाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।